हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका गौरव क्लासेज में। और आप देख रहे हैं मूल विधि की क्लास। मूल विधि की क्लास ये तीसरी क्लास है। तो अगर आपने अभी तक हमारे मूल विधि के एपिसोड को यानी हमारे मूल विधि के कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। और जो भी पोस्टर पे आपको नंबर दिख रहे हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जो ग्रुप है उसके माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे वे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले 2 लेक्चर मिल चुके हैं आपको, जिसमें मैंने बेसिक बहुत ही साधारण भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से क्राइम के बारे में बताया था, अपराध के बारे में। अपराध जो बेसिकली किसमें है तो सेक्शन 40 में है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अपराध के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। उसी अपराध का कुछ हिस्सा जिसमें केस लॉ जिसको हम कहते हैं, उस केस लॉ को आज मैं समझाने आपको आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये केस किस से संबंधित है या फिर किस सेक्शन से संबंधित है या फिर इस केस में क्या हुआ था। तो इसको चल के हम लोग बढ़िया से देखते हैं, एक एक करके बढ़िया से आप तैयार होइएगा, ठीक है ना। और थोड़ा सा भी कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। देखो, सेक्शन 40 हम लोग ने देखा था जो क्राइम को डिफाइन करता है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलूं सेक्शन 40 में। तो सेक्शन 40 में हमने आपको बताया था क्राइम के बारे में, ठीक है ना। क्राइम के बारे में अब बहुत सारी चीजें बात हो गई थी। तो क्राइम के 4 एलिमेंट मैंने बताया था। क्या बताया था? एक तो मानव होना चाहिए, ठीक है ना, यानी मैन होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए? दुराशय होना चाहिए, ठीक है ना, यानी उसके मन में कोई गलत सोच होनी चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा क्या था? उसके जरा कोई आपराधिक कार्य होना चाहिए था, ठीक है ना, आपराधिक कार्य, ठीक। और फिर उसके बाद से इस कार्य के द्वारा किसी से क्या हो, किसी का नुकसान हो, ठीक है ना, तो लॉस हो यानी क्षति हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एक बार एक मेन होना चाहिए, मानव होना चाहिए, उसके साथ साथ उसका दुराशय होना चाहिए, यानी दुराशय का मतलब है गिल्टी माइंड, यानी आपराधिक सोच। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा, घबराइएगा मत। तो एक मानव होना चाहिए, उसके मन में गिल्टी माइंड होना चाहिए यानी दुराशय होना चाहिए, और कोई उसके द्वारा ऐसा कार्य करना चाहिए जो क्या हो, आपराधिक हो, ठीक है ना। और उस आपराधिक से कोई क्षति हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति की बाइक रखी है, ठीक है ना, तो मैं हूं, एक आदमी हूं, तो एक तो एलिमेंट पूरा हो गया। मेरे मन में आया कि मैं उसकी बाइक को क्या करूं, चुरा लूं, तो ये क्या है, एक गिल्टी माइंड है, गलत माइंड है, ठीक है ना, तो ये हो गया दुराशय। फिर मैंने उसकी अपने दिमाग के जो मैंने सोचा था उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने क्या किया, उसकी बाइक वहां से उठा ले गया। तो जब मैं उसका बाइक उठा ले गया तो क्या बिना उसकी अनुमति से बाइक उठाया, इसलिए क्या है, ये आपराधिक कार्य है। बाइक हम उससे पूछ कर लेके जाते कि मैं अभी लेके आता हूं, तो ये आपराधिक कार्य नहीं है। लेकिन बिना हमने पूछे उससे ये छीन लिया तो ये आपराधिक कार्य में आ गया, और उस आपराधिक कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति को क्या हो गया, क्षति हो गया। तो मैंने ये 4 कार्य किए, और इस 4 कार्य करने के बाद से क्या हो गया, उस व्यक्ति को नुकसान हो गया, तो मैंने अपराध कर दिया। अब इसी में जो बहुत ही बेहतरीन जो सेकंड वाला है, मेंस रिया जिसको हम कहते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मन स्थिति या फिर दुराशय, मेंस रिया, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, तो एक महान आत्मा है जिनका नाम है लॉर्ड कोक। लॉर्ड कोक ने कहा था कि देखो, कोई भी अपराध तब तक अपराध नहीं होता जब तक उस अपराध को करने वाले के मन में दुराशय ना हो, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कोई भी अपराध अपराध नहीं होता अगर वो बिना गलत इंटेंशन के किया जाए। अर्थात अपराध वही है जो, यानी क्राइम वही है जो गलत इंटेंशन के साथ किया जाए। अगर इंटेंशन मेरा ठीक है, मैंने इंटेंशन मेरा गलत नहीं है, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। ध्यान रखिएगा, इसी बात को लॉ के भाषा में एक मैक्सिम होता है। मैक्सिम को आप साधारण भाषा में कहावत कह सकते हो, ठीक है ना, जैसे होता है ना फ्रेज वगैरह, वैसे ही लॉ के भाषा में मैक्सिम होता है। इस मैक्सिम को डायरेक्ट सीधे पूछ लिया था। इस मैक्सिम को डायरेक्ट यूपीएसआई के एग्जाम में ये मैक्सिम लिख दिया था और लिख के पूछ दिया था कि बताइए इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब यही है, यानी इस मैक्सिम का मतलब क्या है, एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेन सिट रिया। ध्यान से रखिए, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेन सिट रिया। इसका मतलब यही है जो अभी लॉर्ड कोक ने कहा। क्या मतलब है कि अपराध तभी अपराध माना जाएगा जब उसके मन में, अपराध को करने वाले के मन में क्या होगा, गिल्टी माइंड होगा, दुराशय होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मान लीजिए मैं एक फुटबॉलर हूं, ठीक है ना, और एक गोलकीपर है। मैं बॉल को गोल करने के लिए बहुत तेजी से मारा बॉल को, ठीक है ना, लेकिन वो बॉल जाके उस गोलकीपर के सर पे लग गया और वो गोलकीपर वहीं पे मर गया। तो क्या मैंने क्राइम किया? इस हिसाब से देखा जाए तो क्या है, मैन हूं, बिल्कुल है।
दुराशा नहीं है, क्योंकि मैं जब बॉल को किक कर रहा था तो मेरे मन में ऐसा बिल्कुल नहीं था कि उसको मुझे मारना है, तो दुराशा नहीं था। लेकिन कार्य क्या हो गया? आपराधिक कार्य। भी आपराधिक कार्य नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने उसे मारा तो मैंने जानबूझ के नहीं मारा, हाँ उसके सर पे लग गया लेकिन लॉस हो गया। तो कहने का मतलब है दुराशय मेरे मन में नहीं था, तो अगर उस गोलकीपर की मृत्यु हो जाती है तो हमें कोई भी सजा नहीं होगी। इसी प्रकार आप जानते हैं क्रिकेट खेलते हैं तो आप जानते हैं अगर आप क्रिकेट बॉल खेल रहे हो और आपके बैट से निकलकर अगर गेंद एम्पायर की या फिर किसी भी प्लेयर के सर में लग जाती है, या फिर आप बॉलर हो और आप किसी बैट्समैन के सर में लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहां पर भी आपने वो मर्डर तो किया लेकिन वो इंटेंशन आपका गलत नहीं था, दुराशय नहीं था, इसलिए वो आपका अपराध नहीं माना जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि आप जो हैं आप बेसिकली जैसे मान लीजिए आप किसी मंदिर के पास गए, मंदिर में क्या है, एक स्टैंड लगा है, उस स्टैंड में आप अपना हेलमेट जमा कर रहे हो, ठीक है ना। आपका हेलमेट और किसी दूसरे बंदे का हेलमेट भी सेम कलर का है, ठीक है, थोड़ी सी माइन्यूट डिफरेंस है, आपको नहीं पता है। आपने क्या किया, बिना नॉलेज के किसी दूसरे बंदे का हेलमेट उठा के आप लेके चल दिए, तो क्या वो बंदा उस पर चोरी का इल्जाम लगाएगा कि इन्होंने मेरा हेलमेट चुरा के लेके चलेगा? नहीं, यहां पर क्या है, यहां पर चोरी नहीं माना जाएगा क्योंकि आपका इंटेंशन चोरी करने का नहीं था, ठीक है ना। तो यहां पर भी हो गया। एक और चीज, जैसे मान लीजिए आप लोग आपका घर किसी जंगल में है, ठीक है ना, और जंगल में आप अपने बेटे और अपने परिवार के साथ रहते हो, आप घर के बाहर कुछ कर रहे हो, तब तक आपको लगता है कि घर में शेर घुस गया है, आवाजें आ रही हैं कुछ डिफरेंट तरीके से, और आप बंदूक लेके गए और बंदूक लेके आपने बिना देखे गोली मार दिया। आप समझे शेर है, लेकिन आपने अपने बेटे को ही मार दिया गोली। तो क्या आपने क्राइम किया? नहीं, आपका इंटेंशन नहीं था, इसलिए यह अपराध नहीं माना जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि जब तक दुराशय न होगा, जब तक दुराशय नहीं होगा, जब तक आपका इंटेंशन खराब नहीं होगा, गिल्टी आपका माइंड नहीं होगा, तब तक आपके द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, ठीक है ना। एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेन सिट रिया। और यही बात इन्होंने किसने कहा? लॉर्ड कोक ने यह कहा कि अगर मेरे द्वारा किया गया अपराध मेरा नहीं है, अगर मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यह हो गया। अब इसी को थोड़ा मैं केस लॉ में आपको एक एक करके समझाता हूं। मैं 2 ही केस लॉ बताऊंगा, बाकी आप इतने इंटेलिजेंट तो हैं ही, आप खुद समझ जाओगे। देखो, एक आर वर्सेस प्रिंस केस है 1875 का। ये केसेस में बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना रहता है, ये जो डेट है ना, ये ईयर, इस ईयर को आप अच्छे से ध्यान रखेगा। 1875 का है, ठीक है ना, आर वर्सेस प्रिंस। फिर है क्वीन वर्सेस टॉल्सन, ये भी क्या है, 1889 का है। फिर आपका सिराज वर्सेस क्या है, और रूडजन है, 1895 का है, ध्यान रखिएगा। और फिर नाथुराम वर्सेस एमपी राज 1966 का है। इस केस का आपको ईयर ध्यान रखना है। तो बेसिकली आइए बढ़िया से सुनते हैं कहानी की तरह। तो पहला केस है आपका आर वर्सेस प्रिंस। आर वर्सेस प्रिंस जो 1875 में आया था, इसमें आपको 2 चीज ध्यान रखना है। एक है प्रिंस, ठीक है ना, एक तरफ रहते हैं प्रिंस और एक तरफ रहते हैं इनकी एक लवर रहती है जिनका नाम होता है एनी फिलिप्स। एनी फिलिप्स, ठीक है ना। तो एनी फिलिप्स और प्रिंस ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं, लेकिन इंग्लैंड में एक कानून रहता है जिस कानून में यह लिखा रहता है कि अगर किसी भी लड़की की उम्र अगर 16 साल से कम है तो बिना उसके पिता की अनुमति के कोई भी व्यक्ति उसके लड़की को अगर उसके पोजीशन से, यानी अगर उसके मतलब उनके शरण से अगर कोई भी उठा कर लेके जाता है तो यह अपराध माना जाएगा। इस केस में क्या था, प्रिंस जो थे, प्रिंस ने एनी फिलिप्स को भगा ले गए। जब भगा ले गए तो कोर्ट जब इनको गिरफ्तार किया गया तो प्रिंस ने बोला कि देखो एनी फिलिप्स जो थी ना, ये बेसिकली देखने में लगती थी कि ये उम्र इसकी 16 साल से ज़्यादा है। कोई भी इसको अगर नॉर्मल व्यक्ति देखता तो कहता कि हाँ इसकी उम्र 16 साल से ज़्यादा है। तो प्रिंस को भी लगा कि इसकी उम्र क्या है, ज़्यादा है। और बेसिकली वो बताया भी करती थी, ये कौन, एनी फिलिप्स बताया करती थी कि मेरी एज जो है 18+ है। उसके साथ साथ लेकिन बेसिकली इसकी उम्र कितनी थी, इसकी उम्र थी 14 साल। इसकी उम्र मात्र 14 साल थी, ठीक है ना। और कानून कितना था, इंग्लैंड में कानून था कि अगर 16 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा है तो अगर उसके माता पिता की कस्टडी से कोई भी उसे भगा कर लेके जाता है तो उसको क्या है, उसको अपराध माना जाएगा। तो प्रिंस बेचारे इसको लेके भागे। इसने उम्र बताया था 18 वर्ष, तो ये भी बढ़िया से अपने से श्योर थे और लेके ये देखने में भी लगती थी कि हाँ ये मतलब 16+ है, तो इसको लगता था कि कोई बात नहीं, बढ़िया है, दोनों चीज ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इसकी एज क्या थी, 14 वर्ष। तो यहां पर कोर्ट ने यह कहा कि देखिए भले ही ये सारी चीजें ठीक हैं,
भले ही इनका इंटेंशन ठीक है ना, प्रिंस ने भी कहा कि मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था ऐसा कि 16 वर्ष का इनकी उम्र 16 वर्ष से कम है, लेकिन यहां पर कोर्ट ने यह कहा कि भले ही इंटेंशन इनका ये ठीक था, ठीक है ना, और इन्होंने गलत किया, लेकिन फिर भी यहां पर राइट आता है उसके पिता का, और उसके पिता का राइट ये है कि 16 साल से कम की अगर उसकी बच्ची है तो कोई भी उसको बिना उससे पहचान के, बिना उसके पूछे उसकी कस्टडी से निकाल के नहीं ले जा सकता। इसलिए प्रिंस भाई साहब यहां पर क्या होंगे, गिल्टी होंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब यह है कि ये जो आपका जो दुराशय वाला पॉइंट है, यानी मेंसरिया वाला पॉइंट है, इसमें भी बहुत सारे पेचीदा हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा बढ़िया से, आर वर्सेस प्रिंस में, ठीक है ना। इसी में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट थी क्वीन वर्सेस टॉल्सन में, तो इसको भी आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है कि क्वीन वर्सेस टॉल्सन केस कब आया था, 1889 से, और ये संबंधित किससे है, तो मेंसरिया से। फिर उसके बाद से सिराज वर्सेज रूटजन के बारे में ध्यान रखिएगा, तो 1895 का केस है ये, सिराज वर्सेज रूटजन का, इसको भी ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। और उसके बाद से नाथुराम वर्सेज एमपी, ये 1966 का केस है, और इस 1966 के केस में अपने आईपीसी में भी ये सारे प्रावधान डाले गए, तो ये ध्यान रखिएगा, इंडिया का केस है नाथुराम वर्सेज एमपी, ठीक है ना। सिराज वर्सेज रूटजन का केस भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1895। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, सिराज वर्सेज रूटजन में इसमें क्या था, इसमें यह कहा गया कि देखो, अगर सरकार कोई नियम बनाती है, अगर कोई सरकार नियम बनाती है और उस लॉ में कहीं पर भी ये लिखा है कि कोई भी कार्य अगर कोई बंदा बिना इंटेंशन के भी करता है तो हम उसको गोली मार देंगे या फिर सजा दे देंगे, तो ये कानून माना नहीं जाएगा। हर एक कानून में, इस सिराज वर्सेस रूटजन में यह कहा गया कि देखो, किसी भी कानून में भले ही उसमें यह लिखा है कि इसमें दुराशय हो या न हो, मेंसरिया हो या ना हो, फिर भी हम सजा देंगे, लेकिन यह केस कहता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम भले ही आपने कानून में लिख दिया, लेकिन फिर भी हम कभी भी केस की सुनवाई करते समय हम ये जरूर देखेंगे कि उस व्यक्ति ने जब कार्य किया, जब अपराध किया, तो क्या उसका मेंसरिया था या फिर नहीं था। अगर था तो उसको सजा मिलेगी, अगर मेंसरिया नहीं था तो उसको सजा नहीं मिलेगी। ये आपका सिराज वर्सेज रूटजन केस में था, ठीक है ना। यानी इसमें सिंपल सी भाषा में आपको इतना ध्यान रखना है कि भले ही किसी भी एक्ट में लिख दिया गया है कि इसकी सजा ये होगी, चाहे आपने दुराशय से किया या फिर दुराशय से नहीं किया, फिर भी आपको सजा मिलेगी, लेकिन केस कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पर भी कोई भी अपराध होगा तो कोर्ट ये जरूर देखेगी कि आपने गलत माइंड से किया या फिर आपने सही माइंड से किया। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, ये चारों केसेस ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मन स्थिति दुराशय के बारे में ध्यान रखिएगा, मेंसरिया के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो इतना ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड कोक ने कहा था कि बिना इंटेंशन के कोई भी कार्य अपराध नहीं होता, लॉर्ड कोक ने कहा था, ठीक है ना। इसी को लॉ की भाषा में हम क्या बोलते हैं, एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंस सिट रियम, अर्थात मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा नहीं है अगर मैंने उसे क्या अपने दुराशय युक्त मन से नहीं किया है, ठीक है ना। और चार केसेज हैं, आर वर्सेस प्रिंस 1875, क्वीन वर्सेस टॉल्सन 1889, सिराज वर्सेस रूटजन 1895 और नाथुराम वर्सेस एमपी राज 1966। तो ये सेक्शन 40 का जो अपराध का जो हमारा मेंसरिया वाला पोर्शन था, इसे हमने खत्म कर लिया। एक दो सेक्शन छोटे से हैं, मैं इसको खत्म कर देता हूं, थोड़ा सा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि हम लोग ज्यादा नहीं लेके चलेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट आपके सेक्शन है उनको हम एक एक करके लेके चलेंगे, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। सारी चीज़ें आपको इतनी ही चीज़ें दी जाए ताकि आपको डेली बाय डेली उतनी चीज़ें याद हो जाए, ठीक है ना। पता चले एक ही दिन मैं बहुत सारा चीज़ें दे दूं और फिर आपको याद ही ना हो तो फिर क्या मतलब है। देखो, एक सेक्शन है, सेक्शन 39 जो छूट गया था बेसिकली, उसको हम लोग जरा देख लेते हैं। ये डील करता है स्वेच्छा से, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं हिंदी में स्वेच्छा, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉलेंट्री, वॉलेंटरीली, ठीक है ना, वॉलेंटरीली। अब इस वॉलेंटरीली का जो बेसिक साधारण सी भाषा में अगर मैं देखूं तो इसका अर्थ होता है जानबूझकर, वॉलेंटरीली, ठीक है ना। इस वॉलेंटरीली में आपको क्या क्या जानना है, देखो बहुत ही आसान है इसको सीखना वॉलेंटरीली को। जैसे इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करता है, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे उसको लगता है कि इससे ये अपराध हो सकता है,
लेकिन चांसेज हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी एक बार सामान्य भाषा भी आप समझ लीजिए। कोई भी व्यक्ति जानबूझ के कोई काम करता है जिससे उसके मन में यह लगता है कि मेरा ये कार्य करने से अपराध हो भी सकता है, यानी क्राइम हो भी सकता है, और क्राइम नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने वो काम कर दिया, तो वो काम करने के बाद अगर अपराध हो जाता है तो उसको सजा होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक व्यक्ति है, ठीक है ना, एक व्यक्ति है ए, ठीक है ना, एक व्यक्ति है ए। अब ए क्या करता है, इसका मूड है कि बी के घर में चोरी करना है, इसका मूड है, इसका मूड है कि बी के घर में चोरी करना, ठीक है ना। लेकिन इसने ये जानता है कि अगर बी के घर में डायरेक्ट चोरी करूंगा तो हो से पकड़ा जाऊं और मुझे बड़ी पिटाई हो। तो इसने क्या किया, इस चोरी को आसान करने के लिए क्या किया, इसने ए ने क्या किया, बगल में ही सी का घर था, तो इसने सी के घर पे क्या कर दिया, आग लगा दिया। और ये जानता था कि इस आग लगाने से सी के घर में कोई मर भी सकता है। जाहिर सी बात है, आप किसी घर में आग लगाओगे तो इसके आपके मन में तो ये है ही भाई, अगर कोई अंदर फंसा होगा तो वो मर सकता है। तो इसने क्या किया, अपनी इस चोरी को इजी बनाने के लिए इसने सी के घर में आग लगा दिया। और जब सी के घर में आग लगा दिया तो इसी सी के घर में आग लगने से सी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है ना। और यहां पर इसने चोरी बढ़िया से कर लिया। तो ये कहता है कि मैंने तो सिर्फ चोरी किया और चोरी करने के लिए मैंने ये किया, तो मुझे सजा चोरी की होनी चाहिए। तो यहां पर कोर्ट ये कहता है कि नहीं, अगर आप किसी भी कार्य को क्या करते हैं, स्वेच्छा से करते हैं, वॉलंटरली करते हो, तो आप जिसका ज्ञान आपको है तो उसकी सजा आपको मिलेगी। अर्थात इसको पहली बात एक मृत्यु की भी, यानी जिसको उसने मारा है उसकी भी सजा मिलेगी इसको, और उसके साथ साथ चोरी की भी सजा मिलेगी। तो ये है आपका वॉलंटरी, और इसको हम हिंदी में कहते हैं स्वेच्छा, ठीक है ना। तो सेक्शन 39 है। अगर कुछ नहीं आया तो बस इतना जानना कि सेक्शन 39 ऑफ द आईपीसी 1860 में क्या कहा गया है, स्वेच्छा यानी वॉलंटरीली को परिभाषित किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि अगर आप जानबूझकर कोई कार्य करते हैं जिसमें यह तय नहीं है कि घटना हो भी सकती है, यानी अपराध हो भी सकता है, अपराध नहीं भी हो सकता है, तो अगर अपराध होगा तो आपको सजा होगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 39 आगे। एक और सेक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 41, 42 तो हमने आपको बता दिया था, स्पेशल लॉ और फिर लोकल लॉ, ठीक है ना। सेक्शन 41 और 42 मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है ना, इसके पिछले वाले वीडियो में। तो एक और जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा इस अध्याय में, और वो है सेक्शन 52, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये क्या कहता है, सद्भावना पूर्वक, और इसको इंग्लिश में कहते हैं गुड फेथ, ठीक, गुड फेथ। अब जैसे नॉर्मली में इसको लोग क्या समझते हैं, सद्भावना पूर्वक यानी गुड फेथ में बहुत ही अच्छा कार्य किसने किया है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, तो उसने कोई कार्य किया, ठीक है ना, और बहुत ही गुड फेथ में किया, उसने सद्भावना पूर्वक किया कि हाँ मुझे शायद सिंपैथी मिले, बहुत ही अच्छे से उसने काम किया। अब उस काम को करने के बाद से बेसिकली हम लोग एक नॉर्मल डिक्शनरी वाले भाषा में हम लोग क्या समझते हैं, और लॉ के भाषा में सद्भावना पूर्वक को कैसे डिस्क्राइब किया है मैं आपको बताता हूं। लॉ के भाषा में यह कहा गया है कि जब भी आप कोई कार्य सद्भावना पूर्वक करें, तो सद्भावना पूर्वक करें तो उसमें दो चीजें जरूर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक तो एक एलिमेंट होना चाहिए कि आप सतर्क हो, ठीक, सतर्क हो, सावधान रहें, ठीक है ना, सतर्क और सावधानी, अलर्ट रहने चाहिए आपको, ठीक है ना। यानी सद्भावना पूर्वक गुड फेथ हम किसको कहेंगे लॉ में, कि जब आप कोई भी कार्य एक सतर्कता रूप में और सावधानी के रूप में करते हो, ठीक है ना। जबकि नॉर्मल भाषा में जो गुड फेथ होता है उसमें सतर्कता और सावधानी जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। देखो, मान लो एक डॉक्टर है, ठीक है ना, उस डॉक्टर के पास एक घायल मरीज आया, ठीक है ना, उस डॉक्टर के पास से घायल मरीज आया, ठीक है ना। जब वो घायल मरीज आया, डॉक्टर ने बहुत ही अच्छे से उसका सतर्कता पूर्वक, सावधानी पूर्वक बढ़िया से उसका इलाज किया। और एक सामान्य डॉक्टर, एक जो ऑर्डिनरी जो डॉक्टर रहता है, वो भी उस केस में वही करता जो उस डॉक्टर ने किया, ठीक है ना।
फिर से समझिए, एक घायल व्यक्ति आया एक डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने उसका सावधानी और सतर्कता पूर्वक उसका इलाज किया, ठीक है ना। और जो उसने इलाज किया, जो उसने दवाई की, अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे डॉक्टर के पास भी जाता जो साधारण डॉक्टर रहता तो वो भी उस केस में वही करता। तो इस केस में अगर उस पेशेंट की मृत्यु भी हो जाती है तो उस डॉक्टर को किसी भी प्रकार से आप लायबल नहीं ठहरा सकते। यानी क्यों? क्योंकि उसने आपको तो पहली बात गुड फेथ में किया, दूसरी बात उसने क्या किया, सावधानी भी बरती और उसके साथ साथ उसने सतर्कता पूर्वक उसने कार्य किया। लेकिन अब वही जो डॉक्टर है, ठीक है ना, वही जो डॉक्टर है फिर उसके पास एक मरीज आया, ठीक है ना, घायल अवस्था में, और उसने उसका इलाज किया, लेकिन उसके मन में कहीं यह था कि शायद ये मुझे पैसा ना दे, ठीक है ना। उसके पास बहुत ही अच्छी मेडिसिन थी जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। और नॉर्मल भाषा में अगर मैं कहूं तो वही अगर मरीज किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता जो अपने मन में कोई भी लालच नहीं रखता तो वो उसको वही दवाई देता जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन ये व्यक्ति डॉक्टर ये सोच रहा है कि अगर मैं इसका इलाज करता हूं तो जो महंगी दवाई है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जिसका काम करने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो हो सके ये चला जाए तो मुझे शायद मेरे पैसे ना हो तो मेरे लॉस हो जाए। तो ये थोड़ी सी लालच की वजह से थोड़ा सा सतर्क न रह पाता है और उसने थोड़ी सी एक काम चलाऊं दवाई दे दी और जिस दवाई के साइड इफेक्ट के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो यहां पर सोचो, उस केस में भी डॉक्टर ने इलाज किया तो गुड फेथ था, इस केस में भी डॉक्टर ने इलाज किया तो सामान्य लोगों की नजर में तो वो भी गुड फेथ है, वो भी गुड फेथ है। लेकिन लॉ की भाषा में जो पहला केस था जिसमें सावधानी और सतर्कता थी वो गुड फेथ था, लेकिन जो दूसरा केस था जिसमें गुड फेथ तो है लेकिन सावधानी और सतर्कता नहीं है, क्योंकि उसने थोड़े से पैसे के कारण उसको अच्छी दवाई नहीं दी। जो वही व्यक्ति किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता जो लालच से भरा नहीं होता तो वो उसको वो इलाज करता। तो इस केस में डॉक्टर क्या होगा, लायबल होगा और उसको सजा मिलेगी। तो आई होप कि आप ये चीजें समझ गए होंगे कि गुड फेथ क्या होता है, वॉलंटरिलिटी क्या होता है, इसके साथ साथ मेंसरिया क्या होता है और उसके सारे जो केसेस थे उनके बारे में बढ़िया से मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ मैं ज़्यादा बोझ आप पे नहीं दूंगा, इसलिए लिमिटेड चीज़ें मैं आपको रखूंगा ताकि आप धीरे धीरे हम लोग ये कारवा निपटा दें और ज़्यादा टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपका काम क्या है कि डेली जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाए आप बस उतना ही क्या करें, उतना ही बस आप ध्यान रखें और ऐसा आप कर सकते हो। एक बार दिमाग में ऐसे घुमा कर देखोगे ना तो पीछे पढ़ाया होगा सब आपको याद आएगा। सेक्शन 40 आपको क्या अपराध नहीं पता चलेगा, फिर सेक्शन 34 आपको कॉमन इंटेंशन नहीं पता चलेगा क्या, फिर उसके बाद से आपको सेक्शन 1 में हमने बोला था आईपीसी क्या होता है वो बताया गया था, उसका नाम बताया गया है। सेक्शन 2 में हमने बताया था कि आईपीसी कहाँ लागू होगा ये बताया गया था। सेक्शन 4 में हमने बताया था कि अगर आप किसी इंडियन पोर्ट पे जो भारत में नहीं है कहीं और पे अगर आपने क्या किया है, अपराध किया, तो आप आईपीसी के अंतर्गत क्या होगे, केस आपका लड़ा जाएगा। फिर मैंने बताया था कि जो समुद्रिक रेखा है तो कितने नॉटिकल मील तक आईपीसी लागू होता है, 12 नॉटिकल मील तक। इसके बाद से फिर मैंने सेक्शन 10 में आपको बताया था कि मेल और फीमेल का क्या परिभाषा होता है, उसमें बताया गया था। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है अगर आप इजीली वे में अच्छे वे में इसको पढ़ते हो, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।